नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास में। और एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इस क्लास का आज 5वां दिन है। और आप लोगों के साइड से अनवरत जो प्यार मोहब्बत, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलता गया है, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। और आज एक छोटे से फ्रेम में अमूमन हम एग्रीकल्चर के 3 टीचर के साथ आपके बीच हैं। एक तो मैं राहुल राज, शाखा प्रबंधक एग्री कोचिंग प्रयागराज, आपके साथ लगा रहता हूँ। आपके राहुल वर्मा सर हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं कैमरा पे। आपकी 3 क्लासेस इन्होंने ली है। साथ ही साथ शिवम पटेल सर हैं, अभी आपके कैमरा पे सर भी दिख रहे हैं। कल जो चौथी क्लास हुई थी कृषि परीक्षा वाली, इन्होंने लिया था। और आज मैंने स्टार्टिंग के टाइम में सिकंदर कश्यप सर की आपके बीच इंट्रोडक्शन करवाई थी। तो आज इस फ्रेम में सिकंदर कश्यप सर भी हैं। अब हम इन तीनों टीचर से थोड़ा सा समझ लें कि आने वाला जो आपका क्लास है, बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास, इसमें कौन कौन क्या क्या कवर करने वाला है, सो दैट कि आपका ये कमेंट्स के माध्यम से सवाल भी रहा है। बहुत सारी आपकी कॉल्स क्वेरीज रही हैं, तो आज वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और एक अच्छी सरप्राइज जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें आपके साइड से चल के आ रही थी, उसका भी आज एक बड़ा सा खुलासा आपके बीच करने वाले हैं। तो आइए राहुल सर से हम थोड़ी सी सुनते हैं, और 1 बाय 1 शिवम सर और सिकंदर सर से भी सुनते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये सारे शिक्षक नेट, जेआरएफ, एसआरएफ वाले लोग हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। क्वेश्चंस की पैटर्न और एक्सप्लेनेशंस की चीजों को आप देख पा रहे होंगे। बाकी हम सुनते हैं अगला कड़ी में राहुल वर्मा सर आपके बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चे तो हमको जानते होंगे, हम 3 क्लास ले चुके हैं इन लोगों की। तो बच्चों, हम आपसे जुड़े रहेंगे एग्रोनॉमी के कुछ पार्ट और सॉइल साइंस पूरा पढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा फिजियोलॉजी, ये हम जुड़े रहेंगे आपके जो है यूट्यूब पर भी, और आपका जो ऑफलाइन बैच होगा। ठीक है, आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी शिवम सर थोड़ा जानिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में आप हमसे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तो चौथी क्लास थी कि बिहार कृषि परीक्षा वाली, वो हमने लिया था। मेरा नाम शिवम पटेल है और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ने वाला हूँ। जितने भी जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। और वो आप ये समझिए कि जितने भी एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुए हैं, वैसे तो मैं कृषि के एग्ज़ाम से पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो यूपी कैटेट रहा हो, चाहे वो आईसीआर का जेआरएफ रहा हो, चाहे वो एसआरएफ रहा हो, चाहे वो बिहार का बीएचओ रहा हो, चाहे बिहार का बीएओ रहा हो। अभी हाल ही में अगर देखें हम, तो अभी एक एग्ज़ाम हुआ है यूपी एसटीए का, है ना, जो यूपी पीएससी हमारी करवाती है। तो सारे एग्ज़ाम से हम लोग जुड़े रहे हैं, सारे एग्ज़ाम को हमने वेल प्रिपेयर किया है, और अपना जो भी जितना भी मेहनत था वो बच्चों को दिया है। तो कहीं ना कहीं एक अनुभव है कि आपको हम वो सारे क्वेश्चन दे पाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। और इसी की कड़ी में हमारे सिकंदर कश्यप सर आपको बताएंगे कि वो आपके साथ कैसे क्वेश्चन के सब्जेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम सिकंदर कश्यप है। हम आपको पढ़ाएंगे माइनर सब्जेक्ट में जो भी है, जैसे हो गया एक्सटेंशन, हो गया इकोनॉमिक्स, उसके बाद सी टेक। हम लोग उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में पूछा जा सके, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। वो कंटेंट आप लोग को जितना पढ़ाया जाए सिर्फ आप उतना पढ़ते रहिए, और आप भरोसा करिए, कुछ दिन देखिए, खुद ही पता चल जाएगा कितने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की ऑफलाइन बैच जो काफ़ी दिन से आप बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके बीच ला के दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का एक ऑफलाइन बैच एग्री कोचिंग के प्रयागराज शाखा में चलेगा। और ये बैच 9 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। और आप देख रहे पाए स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। हर दिन के लिए आपको दैनिक कार्य मिलेंगे। बिकॉज क्लास से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने घर में कैसी तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद डेली टारगेट के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट दिए जाएंगे, एज वेल एज स्टडी मटेरियल जो अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में, दोनों ही भाषा में उपलब्ध होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आप ऑफलाइन बैच एग्री कोचिंग के प्रयागराज शाखा में लेना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। और धीरे धीरे करके एक एक शिक्षकों से रूबरू होते जाएंगे। आज आपने इस 3 शिक्षक की क्लास लगाई है, कल की जो क्लास होगी आपकी जीएस की होगी। मैंने टेलीग्राम पे पोल भी किया था, आपने थ्योरी क्लास जीएस की डिमांड की हुई है। तो जीएस की एक थ्योरी बैच कल आपके कार्तिकेय सर लेके आने वाले हैं। और बिहार स्टेट से जो मेजर हमने 2 शिक्षकों को जोड़ा है, स्वाति मैम और विक्रम सर, वो लोग भी आपके बीच उपस्थित हो जाएंगे बहुत जल्द। फिलहाल आप अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए।
और हमारे अंदर अगर कुछ कमी रह गई हो या हमारे साइड से कुछ और आप चाहते हो तो उसको भी आप हमें दीजिए। हम आपके फीडबैक्स का, आपके सजेशंस का वेलकम करते हैं, आपके पास फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आइए बैच की एक विशेष जानकारी के साथ अलग वीडियो आपके साथ देंगे, बिकॉज इसमें बहुत लंबा टाइम आपका लेके नहीं जाएंगे। शुरू करते हैं आज की इस सेशन को, और इस सेशन में राहुल वर्मा सर आपको लेके आ रहे हैं एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लास एज वेल एज आपका एमसीक्यूज में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए सुनते हैं हम सभी राहुल वर्मा सर से। हेलो बच्चों, आप लोग कौन से जुड़े हुए हैं? 3 क्लास है, चौथी क्लास है हमारी ना ये। चौथी क्लास में हम लोग आपसे जुड़े हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग, जैसे बैच के बारे में सर ने जानकारी दे ही दी है, 9 सितंबर से ऑफलाइन यहाँ बैच चलने वाला है। बाकी यहाँ यूट्यूब पे आपको बैच रेगुलर मिलता रहेगा, क्लासेस मिलती रहेंगी। आप यहाँ से भी तैयारी आप अपनी जारी रखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट आर फर्स्ट नोटिस्ड ऑन। मतलब क्या कह रहा है, जो हमारा कैल्शियम जो होता है, हमारा एक इसेंशियल न्यूट्रेंट होता है, उसके जो कमी का लक्षण होता है सबसे पहले कहाँ नोटिस होता है, सबसे पहले कहाँ दिखता है ना। तो उसमें ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है लोअर लीफ। क्या दिया है? पहला दिया है लोअर लीफ, और दूसरा दिया है आपका, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। दूसरा दिया है मिडल लीफ, और तीसरा दिया है टर्मिनल लीफ या टर्मिनल बड कैसे है ना, क्या कह दिया? ऑल लीफ, मतलब सभी में, पत्तियों में। तो कैल्शियम के कमी के लक्षण जो सबसे पहले दिखते हैं, कहाँ पर दिखते हैं? वो आपके दिखते हैं टर्मिनल लीफ, मतलब जो हमारी बड वाली लीफ होती है वहां पर दिखते हैं ना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो न्यूट्रेंट हमारे होते हैं 17, उनके कमी के लक्षण कहाँ कहाँ हमारे दिखाई देते हैं ना। जैसे हम एक पौधा बनाते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। आप लोग फिगर उगर बना लिया करिए ना, ठीक है। हमारा पौधा हो गया, समानता जानने के लिए हम लोग कर ले रहे हैं, कोई वो नहीं है, ठीक। हमारा पौधा हो गया, ठीक है। तो मोबिलिटी के बेस पे, पौधों में जो गतिशीलता के बेस पे तत्वों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बेस पे हम कमी के लक्षण भी बता दे रहे हैं। जैसे ये हमारी हो गई लोअर लीफ। क्या होती है? लोअर लीफ होती है। हिंदी भाषी लोग, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, निचली पत्तियां, ठीक है। आप लोग ये टेंशन ना लीजिए कि आप लोग हिंदी नहीं बोलते हैं ना। ये कैसी होती है? निचली पत्तियां होती हैं, और इन पर सबसे पहले जो कमी के लक्षण दिखाएंगे, जो पौधों में हाईली मोबाइल, अधिक गतिशील होते हैं तत्व ना। जैसे हो गए हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। मतलब इनके कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देंगे? लोअर लिप पे दिखाते हैं। कहाँ दिखते हैं? लोअर लिप पे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हाईली मोबाइल होते हैं। हाईली मोबाइल होने की वजह से अगर इनकी कमी होती है तो ये मूव करके ऊपर से निचले पत्तियों पे चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कमी के लक्षण इनका कहाँ दिखाई देता है? लोअर लीफ, ठीक है। बाकी हमारा होता है मिडिल लीफ। यहाँ पर जो कमी के लक्षण दिखाई देंगे, जो मॉडरेटली मोबाइल होता है, जो पौधे में मध्यम गतिशील होता है, जैसे होता है हमारा जिंक, ये होता है हमारा मिडिल लीफ ना। पूछता है, हमारी मध्यम पत्तियां होती हैं, उनपे जो है कमी के लक्षण सबसे पहले जिंक दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो हमारी न्यू लीफ होती है, न्यू लीफ से बोलते हैं नई पत्तियां, और इन पर कमी के लक्षण सबसे पहले किसके दिखाई देते हैं? जो हमारे होते हैं लेस मोबाइल न्यूट्रेंट, जो पौधों में कम गतिशील होते हैं। जैसे हमारा कौन सा हो गया? सफी। हम फंडा भी बताते हैं यहाँ पर। सफी कुमंकल। स का मतलब होता है सल्फर, फी का मतलब होता है आयरन, कु का मतलब होता है कॉपर, देन मैग्नीज और क्लोरीन। इसका मतलब इनके कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पे। और ऊपर आता है बड लीफ, से बोलते हैं बड लीफ, बड लीफ। और बड लीफ पर सबसे पहले कमी के लक्षण दिखाई देते हैं किसके? जो हमारे होते हैं पौधों में इमोबाइल या बोलते हैं अगतिशील, और उसमें अगतिशील में आते हैं हमारे कैल्शियम और बोरान। तो कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? बड लीफ। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया टर्मिनल बड या बड लीफ पे, या कलिका वाली पत्तियों पे दिखाई देते हैं ना। अभी ध्यान देना, कैल्शियम और बोरॉन के डिफिशियंसी सिम्टम में अंतर होता है। जैसे हम कैल्शियम की बात करते हैं, इसका कमी के लक्षण कैसे हम पहचानेंगे? जैसे हम बड लीफ एक बना दे रहे हैं, मान लो हमारा बड लीफ है, कैसा है? बड लीफ है।
जो कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी होगी तो जो ऊपर वाला लीफ होता है, लीफ के बर्ड लीफ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है सबसे पहले येलो होगा। क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट सिर्फ क्या होगा? येलो होगा। और येलो होने के बाद क्या होगा? येलो होने के बाद जो ऊपर का 1/3 पोर्शन है क्या होगा? जो हमारा येलो हुआ है उसका 1/3 पोर्शन क्या होगा? हुक के रूप में बदल जाएगा। किस रूप में? हुक के रूप में बदल जाता है। और ये जो कमी का लक्षण होता है किसका होता है? कैल्शियम का। कि हमारा जो बर्ड लीफ होता है, बर्ड लीफ का ऊपर वाला पार्ट येलोइंग हो जाता है और जितना येलोइंग हुआ होता है उसका लगभग 1/3 पोर्शन क्या होता है? हुक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बोरॉन का भी कमी जो होता है कहाँ होता है? बर्ड लीफ पे सबसे पहले होता है, दिखाई देता है ना लक्षण। इसमें क्या होता है? जो हमारी बर्ड लीफ होती है इसमें येलोइंग कहाँ शुरू होती है? बेस से शुरू होती है। कहाँ होती है? लीफ के बेस से येलोइंग शुरू होती है और बाद में इसे हमारे किनारे किनारे होते हुए फैलती जाती है ना, ये ध्यान देना। एक तो ये होता है बेस से शुरू होता है। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ जब थोड़ा सा सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है तो जो हमारा ये बाहरी किनारा है लीफ का, ये अपवर्ड कर्लिंग हो जाती है, ऊपर की तरफ झुक जाती है। तो बोलता है कि अपवर्ड कर्लिंग किससे होती है हमारा? तब भी क्या बोलोगे? बोरॉन। ठीक है, अब ध्यान देना। इसके अलावा एक और होता है, कैल्शियम कमी से जो होता है क्या होता है? हमारा हुक लाइक सिम्टम बनता है। ठीक है, ये पूछता है हुक लाइक सिम्टम किससे बनता है? कैल्शियम से। और बोरॉन की कमी से क्या होता है? जो हमारी पत्तियां होती हैं येलोइंग के बाद क्या हो सकता है? कर्लिंग वगैरह तो होती है। बाद में जो हमारी पत्तियां हैं फीते के रूप में बदल जाती है। कैसे? फीते के रूप में बदल जाती हैं और इसे बोलते हैं व्हिप लाइक सिम्टम। ऐसा सिम्टम व्हिप लाइक सिम्टम। तो बोलता है हुक लाइक सिम्टम कौन देता है? कैल्शियम बर्ड लीफ पे देता है। और व्हिप लाइक सिम्टम कौन देता है? बोरॉन की कमी से होता है ना। दोनों की कमी के लक्षण हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग जब आओगे ऑफलाइन क्लास में तो यहाँ बढ़िया से ऐसे पढ़ाया जाएगा। एक एक जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनके कमी के लक्षण, उनका टॉक्सिक सिम्टम जो होता है, उनका मेन फंक्शन, हम एक एक करके आराम से जो है पढ़ते हैं ना। बाकी ऑनलाइन में बताते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू सॉइल, जब ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है बल्क डेंसिटी इज इंक्रीज। क्या जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है, थोक नहीं, इसे बोलते हैं बल्क डेंसिटी, या इसे हिंदी में बोलते हैं स्थूल घनत्व ना। क्या बोलते हैं? स्थूल। ठीक है, थोक जगह सब गड़बड़ हो गया ना, ये सब स्थूल कर देना आप लोग। बल्क डेंसिटी को स्थूल घनत्व बोलते हैं। तो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करते हो तो ऑप्शन क्या क्या दिया? पहला दिया क्या बल्क डेंसिटी बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन दिया क्या बल्क डेंसिटी घटती है, डिक्रीज होती है। अगला दिया क्या बल्क डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है। या दिया नॉन ऑफ दीज। ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए बल्क डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? बल्क डेंसिटी डिक्रीज होती है। अच्छा, बल्क डेंसिटी कब कब डिक्रीज होती है? ये ध्यान देना, पॉइंट याद कर लो आप लोग। बल्क डेंसिटी कब कब आप डिक्रीज होती है? जब भी आप क्या करते हो? टीलेज। क्या करते हो? टीलेज देते हो, इरिगेशन देते हो। क्या देते हो? इरिगेशन देते हो। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो। क्या करते हो? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो, मतलब मैन्यूर वगैरह डालते हो। ये 3-4 कंडीशन ऐसे होते हैं जो बल्क डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब ये बल्क डेंसिटी को रिड्यूस क्यों करता है? जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है हम इसको ऐड करते हैं तो बल्क डेंसिटी घटती क्यों? रीजन क्या हो सकता है? देखो, बल्क डेंसिटी होता क्या है? बल्क डेंसिटी होता है, डेंसिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। लेकिन बात करेंगे बल्क डेंसिटी तब क्या होता है? मास ऑफ ड्राई सॉइल या ओपन ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब ध्यान देना, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात कर रहा है और सॉइल के वॉल्यूम में क्या क्या आ सकता है? सॉलिड के पार्टिकल भी आते हैं, मतलब सैंड सिल्ट के लिए भी आते हैं, प्लस जो पोर स्पेस होता है वो भी आता है ना। क्या होता है? पोर स्पेस भी आता है। ठीक है, ध्यान देना, हम इसी जो होता है फार्मूले से थोड़ा सा कंफर्म करेंगे ऑर्गेनिक मैटर डालने से बल्क डेंसिटी कैसे करती है। देखो, अगर क्या होता है, अगर बल्क डेंसिटी बढ़ाना है जिसका मतलब क्या करो आप? मास बढ़े, किसी जो हमारा पार्टिकल होता है, सॉइल होता है, उसका मास बढ़े, बल्क डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब जो डेंसिटी होती है मास की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा या भार घटेगा तो डेंसिटी घटेगी। लेकिन जो नीचे दिया है वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब जो बल्क डेंसिटी होता है वॉल्यूम के क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? बल्क डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा और बल्क डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसी वॉल्यूम में आता हमारे पोर स्पेस की बात किया जा रहा है। किसका? इसमें पोर स्पेस की बात कर रहे हैं।
तो हमेशा ध्यान देना, जब भी जो होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें जितने छोटे पार्टिकल होंगे नंबर ऑफ पोर्स उसमें उतना ही ज्यादा होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका जो पार्टिकल होता है क्ले से भी छोटा होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे तो क्या होगा, पोरोसिटी बढ़ेगी। क्या होगी, पोरोसिटी बढ़ेगी। और हमेशा ध्यान देना, अगर पोरोसिटी बढ़ती, यहाँ नीचे दिया गया ना, अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बल्क डेंसिटी क्या होती है, घटती है। तो यही रीजन होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं तो पोरोसिटी बढ़ती है, और पोरोसिटी जब भी बढ़ेगी हमेशा बल्क डेंसिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, ये रीजन होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से बल्क डेंसिटी घटती है। सामान्यतः टिलेज करने से जो हमारी बल्क डेंसिटी होती है क्या होती है, घटती है। लेकिन एक टिलेज प्रैक्टिस का आप लोग नाम सुने होंगे, किसी पैडी में, उसे बोलते हैं पडलिंग। क्या बोलते हैं, पडलिंग। अगर आप पडलिंग करोगे तो पहले बल्क डेंसिटी बढ़ेगी, नहीं सॉरी, पहले क्या होगी, शुरू शुरू में घटेगी। अगर आप पडलिंग करते हो धान के खेत में तो पहले बल्क डेंसिटी घटती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, बल्क डेंसिटी बढ़ती है। तो टिलेज के केस में एक हमारा अपवाद होता है पडलिंग, जो लास्ट में क्या होता है, बल्क डेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्या है, एजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब क्या कह रहा है, जो एजोटोबैक्टर होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किस बेस पे करता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, हिंदी में बोलें, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। क्या वो सिम्बायोटिकली करता है, मतलब सहजीवी रूप में करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो नॉन सिम्बायोटिक रूप से करता है, मतलब गैर सहजीवी रूप से करता है। और तीसरा दिया क्या, बोथ सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक दोनों करता है, मतलब जो सहजीवी और असहजीवी दोनों करता है क्या। और चौथा ऑप्शन दिया नॉन ऑफ एवर, मतलब जो तीनों ऑप्शन दिए तीनों गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एजोटोबैक्टर की, ठीक है, तो जो एजोटोबैक्टर होता है हमेशा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और कैसा करता है, नॉन सिम्बायोटिक करता है, मतलब गैर सहजीवी रूप से करता है। ठीक है, कैसा करता है, गैर सहजीवी रूप से करता है ना। ठीक है, थोड़ा अगर हम बात करते हैं सहजीवी की, बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, क्या हो, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दें, उसे हमारा बोलते हैं सहजीवी रिलेशनशिप। और ये सहजीवी रिलेशनशिप सबसे अच्छा देखने को मिलता है जो हमारी पल्स क्रॉप की रूट होती हैं, उनके रूट में होता है नोड्यूल बनता है, और उस नोड्यूल में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं पल्स रूट के साथ में, पल्स क्रॉप के साथ में, पल्स प्लांट के साथ में सहजीवी रिलेशनशिप शो करते हैं। मतलब क्या होता है, जो हमारे राइजोबियम रहते हैं पल्स क्रॉप के रूट में, वो इन्वायरमेंट से जो होती है नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और पल्स प्लांट को दे देती हैं। और जो पल्स का प्लांट होता है वो जो राइजोबियम क्या देता है, हमारा पानी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है ना। तो ये हो गया हमारा सहजीवी रिलेशनशिप, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दें, ठीक है, मदद करें एक दूसरे की ना, उसे हमारा बोलते हैं सहजीवी रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लें, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कितने टाइप का होता है, थोड़ा समझ लो। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ये दो टाइप का होता है ना। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। और यहाँ ज्यादा स्पेस है नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे हम बता देते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल। क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल। क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल सिंपल सा मीनिंग हो गया, जब इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो लेकिन उसमें कोई माइक्रोब इन्वॉल्व ना हो, सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व ना हो, सहायता ना करे, उसे बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे क्या होता है, आप लोग करते होता है जो फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बनते हैं ना, वो नॉन बायोलॉजिकल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो रेन के साथ में हमारा नाइट्रोजन आता है अर्थ पे, पृथ्वी पे, उसे हमारा बोलते हैं हो गया। जो थंडर स्टॉर्म के साथ में हमारा नाइट्रोजन आता है पृथ्वी से, बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल, है ना। अच्छा, बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जब, बायोलॉजिकल लिख लो पहले। बायोलॉजिकल में क्या होता है, जब नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व होते हैं, उसे हमारा बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दो टाइप का ना। एक होता है हमारा सिम्बायोटिक। क्या होता है, सिम्बायोटिक। एक होता है नॉन सिम्बायोटिक। क्या होता है, नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, अच्छा हम यहां बना दे रहे हैं। सिम्बायोटिक मतलब बता ही दिए हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक में कौन कौन सा आता है, जैसे हमारा होगा राइजोबियम। एग्जांपल ऐसे क्या होता है सिम्बायोटिक में, राइजोबियम किसके साथ रहता है हमारा, जो राइजोबियम होता है हमारे पल्स के रूट के साथ में रहता है। ठीक है, माइकोराइजा का आप लोग नाम सुने होंगे, वो भी जो होता है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। लेकिन ध्यान देना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन फास्फोरस करता है। जो माइकोराइजा होता है
ये फास्फोरस फिक्सेशन करता है सिम्बायोटिकली। लाइकेन भी होता है, और जो बीजीए होता है, बीजीए और एजोला एक साथ रहकर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बीजी और एजोला, ठीक है। एक हमारा होता है फ्रैंकिया का, आप लोग नाम सुनेंगे फ्रैंकिया। ये भी जो होता है हमारा एक्टिनोमाइसीस होता है, वो जो होता है कैजुराइना के प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो राइजोबियम हो गया, ये नाइट्रोजन करता है, माइकोराइजा फास्फोरस फिक्सेशन करता है, बीजी ओजोला भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सिम्बायोटिक रूप से। फ्रैंकिया भी करता है हमारा फॉरेस्ट्री यानी कि कैजुराइना में क्या है, सिम्बायोटिक फिक्सेशन के एग्जाम्पल है। अच्छा, नॉन सिम्बायोटिक में कौन सा आता है हमारा, नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारा, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया ना, एजोस्पाइरलियम हो गया, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। क्लस्ट्रिडियम हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान देना, जब बीजी और एजोला अलग अलग रहेंगे तब भी नॉन सिम्बायोटिक तरह काम करते हैं, ठीक है। जब बीजी और एजोला एक साथ रहेंगे तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन जब अलग अलग रहते हैं तो नॉन सिम्बायोटिक तरह काम करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, सहजीवी और असहजीवी, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है चौथे नंबर क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड इन। एक रॉक फॉस्फेट जो होता है फास्फोरस का फर्टिलाइजर होता है, ये बोला जा रहा है कहां पर, कौन सी मृदा में ये जो यूज होता है एज ए फर्टिलाइजर ना। पहला दी हमारा न्यूट्रल सॉइल यानी कि उदासीन मृदा, कौन सी, उदासीन, ठीक है। दूसरा दिया एसिडिक सॉइल में क्या करते हैं, तीसरा दिया एल्कलाइन सॉइल में क्या कर सकते हैं, और चौथा दिया सैलाइन सॉइल, ठीक है। पहले हम इसका आंसर बता दें, बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे ना। जो रॉक फॉस्फेट होता है एज ए फास्फोरस का स्रोत होता है, पूछता है, और इसमें जो फास्फोरस होता है 20 से 40% पाया जाता है, कितना, 20 से 40% क्या होता है, फास्फोरस होता है। और जो यूज होता है कहाँ होता है, हमारे अम्लीय भूमि में, कहाँ यूज होता है, हमारे अम्लीय भूमि में यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है ना, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ये कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3। ये होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक। ये होता है साइट्रेट या एसिड में सॉल्युबल, ठीक। एक होता है इनसॉल्युबल इन बोथ, दोनों में क्या होता है, अघुलनशील। जो पानी में घुलनशील होता है उसमें जो फास्फोरस होता है H2PO4 के फॉर्म में पाया जाता है, किसके, प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। और जो साइट्रेट में घुलनशील होता है उसमें फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है, HPO4 सेकेंडरी आर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। किसमें पाया जाता है, HPO4, ठीक है। इसमें 2 चार्ज होता है। और जो दोनों में इनसॉल्युबल होता है, दोनों में अघुलनशील होता है, उसमें फास्फोरस किसमें पाया जाता है, फॉस्फेट आयन के रूप में, PO4 ट्रिपल माइनस, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना, जब इसमें फास्फोरस जो होता है H2PO4 के फॉर्म में पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम एसिडिक कंडीशन में नहीं डालेंगे ना। अच्छा, कहाँ डालेंगे, अगर हम एसिडिक सॉइल में डालेंगे तो क्या करता है, यहाँ तो हाइड्रोजन के आयन है तो एसिडिटी को और बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको हम डालते हैं, कहाँ डालेंगे, एल्कलाइन सॉइल में। कहाँ अप्लाई करते हैं, बेसिक सॉइल में, क्षारीय भूमि में ना, ध्यान देना, ठीक है। और इसमें थोड़ा मोड़ा हाइड्रोजन है, इसलिए इसको कहाँ डालते हैं हम, न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन में डालते हैं, स्लाइटली एसिडिक, सॉरी बच्चों, कहाँ डालते हैं, स्लाइटली एसिडिक में डालते हैं। तो उदासीन भूमि में डालेंगे तो हल्की जो होते हैं अम्लीय भूमि में डालेंगे। और तीसरा जो होता है इसमें हाइड्रोजन के अणु है ही नहीं, इसका मतलब इनको हम एसिडिक कंडीशन में डाल सकते हैं। तो ये कहाँ डालता है, हाईली एसिडिक कंडीशन में डाल सकते हैं, हाईली एसिडिक कंडीशन में अप्लाई करता, ठीक है। ये ध्यान देना, एक क्लासिफिकेशन होता है। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं हमारे, जितने हमारे आते हैं सुपर फास्फेट, अब चाहे वो डबल हो, ठीक है, चाहे डबल वाला सुपर फास्फेट हो, चाहे ट्रिपल वाला हो सुपर फास्फेट, चाहे सिंगल वाला सुपर फास्फेट हो, वो सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। और क्या आता है इसमें, अमोनियम फास्फेट, मतलब चाहे DAP हो चाहे MAP हो, डायमोनियम फास्फेट चाहे मोनोमोनियम फास्फेट, वो सब कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल में आते हैं। साइट्रेट सॉल्युबल में कौन से आते हैं हमारे, इसमें हमारा एग्जांपल आता है बेसिक स्लैग, क्या होता है, बेसिक स्लैग। और क्या होता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, शॉर्ट में लिखते हैं बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है।
और जो हमारे इसमें जो होते हैं हमारे इनसॉल्युबल वाले में आते हैं रॉक फॉस्फेट और बोन मील। क्या होते हैं? रॉक फॉस्फेट और बोन मील। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है एल्कलाइन कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा होता है न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, और जो तीसरा होता है इसे हम हाईली एसिडिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पूछता है जो हमारा वाटर सोल्युबल है इसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में डालते हैं जो एक सीजन में हो जाती हैं, और जो हमारी साइट्रेट सोल्युबल इसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप में डालते हैं जो 2 सीजन में ले लेते हैं, 3 सीजन तक रहती है, 1 साल तक रहती है, जैसे हमारा सुगरकेन वगैरह हो गया। और जो इनसॉल्युबल आती है इसे होली होती है, इसे हम कहाँ डालते हैं? हमारी जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वहां अप्लाई करते हैं। ठीक है, टी वगैरह में ना, ये ध्यान देना। आगे बढ़े, अगला क्या होता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। जो नाइट्रीकरण का प्रोसेस होता है इसमें से कौन सा जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो होता है सहायता करता है? ऑप्शन क्या क्या दिया आपको? पहला ऑप्शन दिया स्यूडोमोनास, दूसरा दिया है माइक्रोकोकस। ठीक है, क्या दिया? माइक्रोकोकस। और तीसरा दिया थायोबैसिलस, और चौथा दिया नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन का एक स्टेप होता है, और इन मिनरलाइजेशन का एक स्टेप होता है। और नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है पहले बता चुके, फिर एक बार बता दे रहे हैं। जो हमारा अमोनिकल फॉर्म में हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। क्या होता है? अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन है। और किसमें बदले? हमारा पहले नाइट्राइड में बदले। किसमें बदले? पहले नाइट्राइड बदले। और इस जगह जो बैक्टीरिया काम करता है बोलता है नाइट्रोसोमोनास। शॉर्ट में लिख दें या पूरा लिख दे रहे हैं? नाइट्रोसोमोनास। और भी बैक्टीरिया होता है लेकिन मेन होता है ना। लेकिन दोबारा स्टेप चलती है और तब क्या होता है? जो हमारा नाइट्राइट बना है वो किसमें बदलेगा? नाइट्रेट में, NO3 में। ठीक है, और यहां जो काम करेगा हमारा नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ ऑप्शन कहीं नाइट्रोसोमोनास कुछ नाइट्रोबैक्टर हाँ आ गया। चौथा जो ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, ध्यान देना। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, नाइट्रिफिकेशन से कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं ना हम लोग, थोड़ा 2-3 पॉइंट जान लेते हैं ना। जैसे इसके लिए अगर पीएच बोलेगा, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? कितने पीएच में सबसे अच्छा चलता है? 8.5 पीएच में सबसे अच्छा है प्रोसेस चलता है। कितने पे? 8.5 पे। टेम्परेचर की बात करें, कितने टेम्परेचर सबसे अच्छा चलता है? ये चलता है हमारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में सबसे अच्छा चलता है। O2 का लेवल, एरेशन कितना हो चाहिए? मिनिमम 20% एरेशन होगा सबसे अच्छा चलेगा। कितना? 20% एरेशन होगा तब चलेगा। अगर 10% हो जाए हमारा O2 या एरेशन तो जो होता है हमारा स्टॉप हो जाता है। कितना? 10% O2 हो जाए तो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है आपका। ये क्वेश्चन और पूछता है कि जो दोनों बैक्टीरिया इनको आइसोलेट किसने किया था? आइसोलेट किसने किया था दोनों बैक्टीरिया को? ठीक है, मतलब सबसे पहले बताया किसने था? तो बीनो डे ग्रेडेस्की पूछता है। बीनो डे ग्रेडेस्की एक हमारे साइंटिस्ट थे, बीनो ग्रेडेस्की ने किया था, और इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ओरोवैंकी इज ए। जो हमारा ओरोवैंकी होता है एक परजीवी बीड होता है। इसके पहले हम शायद एक क्वेश्चन करा चुके हैं ना इससे रिलेटेड। जो ओरोवैंकी हमारा एक परजीवी पौधा होता है, परजीवी वीड होता है, परजीवी खरपतवार होता है, वो कैसा परजीवी होता है ना। ठीक है, क्या जो ओरोवैंकी टोटल रूट पैरासाइट होता है? ऑप्शन दिया है। ठीक है, ठीक है, पूर्ण जड़ परजीवी होता है। क्या दूसरा दिया है? टोटल स्टेम यानी कि पूर्ण तना परजीवी होता है। यह दिया पार्शियल रूट पैरासाइट, क्या मतलब होता है? आंशिक रूप से जड़ परजीवी होता है। और चौथा आपने क्या? पार्शियल स्टेम यानी कि आंशिक रूप से जो होता है तना परजीवी होता है। हमने उस दिन फंडा बताया, फिर बता दे रहा हूं। हमने फंडा क्या बताया था? ClO और S, क्लोज याद कर लो ना। C से हो जाता है कस्कुटा, इसका दूसरा नाम होता है डोडर भी कहते हैं ना। ठीक है, L का मतलब लोरेंथस, O का मतलब होता है ओरोवैंकी। क्या होता है? ओरोवैंकी। और S का मतलब होता है स्ट्राइगा, इसका मतलब होता है स्ट्राइगा। ठीक है, कस्कुटा जो होता है कैसा होता है? टोटल स्टेम होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट मतलब पूर्ण तना परजीवी। और लोरेंथस जो होता है पार्शियल या सेमी बोलते हैं ना, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, और जो हमारा ओरोवैंकी होता है टोटल रूट होता है, टोटल
रूट पैरासाइट होता है, ठीक है। जो स्ट्राइका होता है हमारा पार्शियल या सेमी रूट पैरासाइट होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ कोई आप पूछा हमारा ओरोबैंकी पूछा है तो ओरोबैंकी के हिसाब से लगा दो। ओरोबैंकी कहाँ दिया है? तीसरा दिया है। इसका मतलब क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उस दिन में कुछ हम बताए थे, ठीक है। इसको डोडर बोलते हैं, पूछता है ये किसको डोडर बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं? हमारा कस्कुटा को बोलते हैं, ठीक है। कस्कुटा कहाँ लगता है? हमने उस दिन बताया था, कहाँ लगता है? हमारे बरसीम में। कहाँ लगता है? बरसीम और लूसन में का बीड है, ठीक है। जो लोरेंथस होता है, लोरेंथस कहाँ लगता है? हमारे मैंगो में और टी, मैंगो और टी। जो ओरोबैंकी होता है सोलेनेसियस, जो हमारी क्रॉप होती है सोलेनेसी फैमिली की, सोलेनेसी फैमिली वाली क्रॉप में लगता है। स्ट्राइका किसमें लगता है? ज्वार और बाजरा में, ठीक है। अच्छा, ये टोटल पैरासाइट और ये सेमी या पार्शियल पैरासाइट का मतलब आप लोग को नहीं पता है ना, बता देते हैं। टोटल पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, मतलब उसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और वो क्या होता है? वो भोजन, फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बिल्कुल नहीं बना सकता वो पौधा, और पूर्ण रूप से जिस पौधे पर है उसी पौधे पर निर्भर रहता है, ठीक है। उसे कहते हैं टोटल पैरासाइट। और जो सेमी या पार्शियल पैरासाइट होता है उसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो कुछ हद तक वो भोजन भी बना लेता है और कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा भोजन जो होता है जिस पौधे पर रहता है उससे भी लेता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट ना, ठीक है। आगे बढ़े। हिंदी वाले लोग बच्चों, हिंदी तो यार बोल ही देते हैं हम, क्या दिक्कत रहती है आप लोग को। विच वन इज नॉट ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग, मतलब क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग में नहीं आता ना, क्या होता है? जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग में नहीं आता, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है स्टेट फार्मिंग, दूसरा दिया है कलेक्टिव फार्मिंग, तीसरा दिया है कोऑपरेटिव फार्मिंग और चौथा दिया है ड्राई फार्मिंग। और क्या बोला है? सिस्टम। आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसा होता है जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग में नहीं आता? देखो अभी हम बताएंगे डिस्कस करके। स्टेट भी आता है, ठीक है, कलेक्टिव भी आता है, कोऑपरेटिव भी आता है, लेकिन जो हमारा ड्राई फार्मिंग होता है किसमें आता है? टाइप ऑफ फार्मिंग में आता है। किसमें आता है? टाइप ऑफ फार्मिंग। चलो थोड़ा बता देते हैं। जो हमारा फार्मिंग होता है, फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग, ये दो टाइप चीज होता है, एक होता है टाइप ऑफ फार्मिंग, एक होता है टाइप, एक क्या होता है? सिस्टम। क्या होता है? टाइप और सिस्टम। टाइप का मतलब क्या होता है? सिस्टम। टाइप ऑफ फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत से किसान सिमिलर इंटरप्राइज को जो होते हैं ग्रो करते हो, ठीक है, सिमिलर क्रॉप या सिमिलर इंटरप्राइज को जो है अपने फील्ड पे लगाते हो, तो उस चीज को बोलते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। और इसका जो एग्जांपल इसमें क्या क्या होता है? जैसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, नाम बता दे रहा हूं ना, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग हो गया, क्या होता है? ड्राई फार्मिंग हो गया आपका, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, और लास्ट में था रैंचिंग। ये सब किस में आते हैं? हमारे टाइप ऑफ फार्मिंग में आता है, ठीक है। और सिस्टम ऑफ फार्मिंग का क्या मतलब होता है? कि जब बहुत से फार्मर अपने लैंड को पूल करके आपस में खेती करते हैं, उसे हमारा बोलते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। और इसका एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल आप लोग लिखो, नाम जानो बस, अभी बाद में डिस्कस कर देंगे ना। इसमें क्या क्या आता है हमारा? एक होता है हमारा पीजेंट फार्मिंग, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। इसी में आता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, इसी में आता है स्टेट, ठीक है, स्टेट फार्मिंग। इसी में आता है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग, इसी में आता है हमारा ज्वाइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्या होता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग। और एक बचा हमारा क्या? कारपोरेट फार्मिंग, कारपोरेटिव या कारपोरेट फार्मिंग। ये सब जो एग्जांपल होते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग होते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है, जो हमारा 100% कोई एक लैंड है किसान के पास, उस लैंड पर कोई सिंगल क्रॉप या सिंगल इंटरप्राइज 50% से ज्यादा एरिया को कवर करता हो, या 50% ज्यादा एरिया पे वो सोइंग किया हो, उसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। और डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म
जिसका जो टोटल लैंड है उस टोटल लैंड का कोई सिंगल क्रॉप या सिंगल इंटरप्राइज लेस देन 50% एरिया को कवर करता हो, उसे हमारा बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। आगे आएगा मोर डिस्कस कर देंगे। ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर जो होता है टोटल जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न या खेती डिपेंड किस पे करती है, कितना रेनफॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी बिल्कुल ना हो और खेती जो होती है रेनफॉल के ऊपर डिपेंड, उसे हमारा बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हम क्रॉपिंग के साथ साथ क्रॉप जो इंटरप्राइज लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ कोई जो होता है हम डेयरी का यूनिट लगा लेते हैं, उसे हमारा बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और रेंचिंग का मतलब होता है कि चारागाह, मतलब जो हमारा फील्ड है उसको चारागाह के लिए छोड़ दो, उस टाइप की खेती को कहते हैं रैंचिंग। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पीजेंट का मतलब क्या होता है, जब फार्मर अपने आप सब कुछ करे, ठीक है, चाहे मैनेजिंग का काम हो चाहे उसमें लेबर का काम हो, मतलब खुद अपने आप किसान सब कुछ कर ले, उसे हमारा बोलते हैं पीजेंट फार्मिंग है, इंडिविजुअल फार्मिंग। और कैपिटलिस्टिक मतलब क्या होता है, एक ऐसी खेती जहां पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हो, ठीक, उसे वाला बोलते हैं कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। और ये जो होता है ज्यादा करके वेस्टर्न कंट्री में फेमस है, अपने आप फेमस नहीं है। अपने आप कुछ जो है, जो हमारा टी हो गया कल्टीवेशन एरिया, कॉफी वाला कल्टीवेशन एरिया हो गया, वहां फेमस है। स्टेट फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब सरकार खेती कराए उसे बोलते हैं स्टेट फार्मिंग, गवर्नमेंट कराए उसे बोलते हैं स्टेट फार्मिंग। कलेक्टिव और ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, दोनों का लगभग मीनिंग सेम है। जब फार्मर अपने लैंड को पूल करके खेती आपस में करते हैं, बाद में जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, आपस में बांट लेते हैं, उसे बोलते हैं कलेक्टिव और ज्वाइंट फार्मिंग। ठीक है, और कोऑपरेटिव लगभग ऐसे ही है। ठीक है, कारपोरेट का मतलब क्या होता है, जब खेती के सेक्टर में प्राइवेट वाले आ जाएं, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आके अपना इन्वेस्टमेंट करें और खेती करवाएं, उसे हमारा बोलते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम फार्मिंग एग्जांपल हो गया ना इकोनॉमिक्स का। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हो गया 9 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो पहले बता ही दिए हैं। अगला क्या है, 8वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कल्टीवेशन ऑफ द हाइब्रिड राइस इज मोस्ट पॉपुलर इन ना, क्या पूछ रहा है, जो संकर चावल है या संकर धान है उसकी खेती सबसे ज्यादा प्रचलित कहां पर है, किस देश में प्रचलित है ना। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है जापान, क्या जापान में फेमस है, या कोरिया में फेमस है, या चाइना में बोल रहा है, या इंडिया में यानी कि भारत में। ठीक है, ध्यान देना, अगर हाइब्रिड राइस की बात कर दिया, ठीक है, और इंडिया और चाइना दोनों है, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे ना, जापान और कोरिया मतलब फेमस नहीं है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों देश हमेशा क्या लगाओगे आंसर आप लोग, चाइना में। जो हाइब्रिड राइस का कल्टीवेशन ज्यादा फेमस है चाइना में है। अगर चाइना आंसर में ऑप्शन में न रहे तो क्या लगाओगे आप लोग, इंडिया लगाओगे ना, ध्यान देना हमेशा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, जो हाइब्रिड राइस का कल्टीवेशन कहाँ फेमस होता है हमारा, कहाँ फेमस है, चाइना में। ठीक है, अच्छा हाइब्रिड राइस से कुछ हम क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हाइब्रिड राइस जो होता है, हाइब्रिड राइस ठीक है, पूछता है हाइब्रिड राइस टर्म किसने दिया था, किसने दिया, यूमन लॉन्ग पिन ना, लॉन्ग पिन, इन्हें जो होता है हाइब्रिड राइस टर्म दिया था, यूमन लॉन्ग पिंग ने दिया था। ठीक है, ध्यान देना, जो हाइब्रिड राइस होता है, हाइब्रिड राइस, ठीक है, इसकी पहली वैरायटी नेम कौन सी, CORH1, CORH1, इसे बोलते हैं MGR1 इसे बोलते हैं ना। ठीक है, अगर पूछेगा हाइब्रिड राइस जो होता है उसका सीड रेट कितना लगता है, सीड रेट कितना लगता है, 15 से कितना लगता है, 15 से 16 केजी, कितना लगता है, 15 से 16 केजी। ठीक है, अच्छा जैसे हमने बता दिया हाइब्रिड राइस टर्म यूमन लॉन्ग पिन ने दिया था, वैसे दो टर्म और आते हैं इसी वक्त आप लोग जान लो। जैसे अगर पूछते गोल्डन राइस टर्म किसने दिया था, गोल्डन 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 राइस, ठीक है, इसको किसने दिया, इंगोपोर्टिकस, इंगोपोर्टिकस, क्या होता है, इंगोपोर्टिकस। ठीक है, ऐसे सुपर राइस का बोलते, सुपर राइस टर्म किसने दिया था, सुपर राइस। ठीक है, तो सुपर राइस टर्म किसने दिया था, हमारे GS खुश, गुरुदेव सिंह खुश। ठीक है, अगर सुपर वीट बोल दिया तो ये भी पूछता है, सुपर वीट, सुपर गेहूं। ठीक है, तो ये थी S नागराजन, कौन थे, S नागराजन जो थे सुपर वीट टर्म लिए थे ना। ये हमारे कुछ हो गए क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइब्रिड राइस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है चाइना में, अगर चाइना ऑप्शन में हो तो क्या लगाओगे आप लोग, इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट इज डिक्रीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब पूछ रहा है कौन सा ऐसा तत्व है अगर उसकी कमी हो जाए तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है।
पानी को एब्जॉर्ब करता है हमारा पौधा सॉइल से, वो जो प्रोसेस होती है थोड़ा सा धीमी हो जाती है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिससे जो होता है ये सब सिस्टम ब्रेक हो जाता है? कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है बोरॉन, ठीक है, और दूसरा दिया है पोटेशियम, तीसरा दिया है आयरन और चौथा दिया है मैग्नीज। ठीक है, ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, सबका फंक्शन अगर आप लोग जानते रहोगे तो ये हो सकता है। तो ऐसा ध्यान दो, कौन सा ऐसा तत्व होता है, देखो पानी का जो लॉसेस होता है किसके द्वारा सबसे ज्यादा? स्टोमेटा के द्वारा। जो पौधे में होता है पानी का लॉसेस सबसे ज्यादा रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। लगभग टोटल पानी के लॉसेस का लगभग 80%, कितना, लगभग कितना होता है? 80% जो होता है रंध्र के द्वारा होता है, या ट्रांसपिरेशन कह सकते हो, जो सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, और इस स्टोमेटा के ओपनिंग मतलब खोलने और बंद करने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो न्यूट्रिएंट होता है कौन सा होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है, जो पानी स्टोमेटा के द्वारा लॉस हो रहा है उससे हमारा होता है पुल बनता है, और उसी पुल के द्वारा पानी जो है हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो उसे हमारा बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। तो एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा पानी एब्जॉर्ब होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा स्टोमेटा के द्वारा होता है। और स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार जो न्यूट्रिएंट होता है हमारा पोटेशियम होता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी का एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा प्रभावी किससे होता है? हमारा पोटेशियम होता है। क्वेश्चन लगा लेना आप लोग, ठीक है। और सबका मेन फंक्शन जान लो, जैसे हमने बता ही दिया कि स्टोमेटा, चारों को फंक्शन जान लो आप लोग। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर दिया है, क्लोजिंग की बात करें तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, अच्छा बोरॉन क्या होता है? ये करता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। हमारा फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस द्वारा बना हुआ है, ग्लूकोज वगैरह, वो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? बोरॉन। बाकी पोलिनेशन वगैरह में भी जिम्मेदार होता है, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन में जिम्मेदार तत्व ये होता है। अगर आयरन की बात करेंगे, आयरन पौधों में लेग हीमोग्लोबिन, जो हमारे स्पेशली पल्स क्रॉप होती है, लेग हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम वगैरह जो बनता है ना, फेरोडॉक्सिन जो बनता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आयरन होता है। ठीक है, और मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज हेल्प करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तुम्हारा फोटोलाइसिस होता है लाइट रिएक्शन में, वहां जिम्मेदार कौन होता है? मैग्नीज और क्लोरीन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन प्लांट। ये सबका मेन जो होता है हमारा ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करता है वही जो होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में वो कर सकता है ना, हिंडर कर सकता है, रोक सकता है, बढ़ा सकता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम आपका आंसर सही हो जाएगा ना। आगे बढ़े, बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्या है? द सेकेंडरी प्लांट एलिमेंट। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा होता है जो द्वितीयक पादप तत्व है ना, पूछ रहा है। तो आप लोग तत्व क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तभी हम बता ही देंगे। तो सेकेंडरी में ऑप्शन क्या दिया? पहला दिया है क्या नाइट्रोजन होता है, क्या कैल्शियम होता है, क्या जिंक होता है, क्या बोरॉन होता है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है हमारा? सेकेंडरी ना। ठीक है, अगर सेकेंडरी की बात करें क्या हो जाएगा यहाँ? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। अगर हम न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट आप लोग पढ़े होंगे, फिर से बता दे रहे हैं, जो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए, इसके लिए प्लांट्स के लिए। ये कितने होते हैं हमारे? 17। अभी तक कितने हैं? 17। अच्छा, अगर पूछ लगे 17वां कौन सा है, तब बोलना आप लोग निकिल। 1987 में किसने बोला? स्ट्राउट ने। ठीक है, और ये जो 17 है ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये होता हमारा बेसिक, जो बेसिक न्यूट्रिएंट इसमें आता है CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा हमारा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, शॉर्ट में से लिख लो, मैक्रो बेसिक न्यूट्रिएंट। और जो मैक्रो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, और प्राइमरी जो हमारा आता है NP और K। क्या होता है? NP और K। और सेकेंडरी में क्या आता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक, ये हमारे हो गए सेकेंडरी होता है हमारा, प्राइमरी होता है हमारा बेसिक। ठीक है, और जो हमारा तीसरा टर्म होता है हमारा बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो से बोलते हैं ओलिगो, इसको स्पूर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है क्या आता है हमारा? आयरन, मैग्नीज,
जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और क्या हो गया, निकिल। ठीक है, क्या हो गया, निकिल। 3 2 5 3 8। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं न्यूट्रिएंट का सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात किया था तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, वहाँ कैल्शियम ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी और हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टर्म में ना कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, क्यों कहलाते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो पौधों के लिए 17वां कौन था, निकिल था हमारा ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी हम नीचे कर चुके हैं ना, एजोला ब्रैकेट में दिया ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, मतलब क्या बोल रहा है, जो एजोला हमारा होता है, एजोला क्या है हमारा, एक फर्न है। ठीक है, हमने क्या बताया था, एजोला एक फर्न है। ये किसके साथ जो होता है, सिम्बायोटिक रूप में रह करता है, जीवी रूप में रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ना। अभी हम पीछे बता चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि जो हमारा फर्न, एजोला क्या है हमारा फर्न, ध्यान देना, एक्वेटिक फर्न है। फर्न एंड बीजिए, क्या जो होता है, फर्न और बीजिए एक साथ रहते हैं, ध्यान देना, क्या जो होता है, फर्न और बीजिए रहते हैं, इसमें ऑप्शन देना है। दूसरा दिया है ब्रायोफाइट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीसरा दिया फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीसरा दिया नॉस्टॉक, क्या होता है, नॉस्टॉक एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हमारा एजोला होता है, ध्यान देना, जो हमारा एजोला होता है वो किसके साथ रहता है, एजोला हमारा फर्न होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ देखो अकेले दे दिया, क्योंकि नॉस्टॉक जो होता है बीजिए का स्पीसीज है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, नॉस्टॉक तो जो बीजीए का स्पीसीज होता है ये भी बीजीए, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एजोला हमारा एक फर्न है जो बीजीए के साथ में रहकर सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, पहले पढ़ा चुके हैं ना। ठीक है, ये पूछता है हमारा होता है एजोला प्लस किसके साथ में रहकर, बीजीए के साथ रहकर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहाँ ये करता है, लो लैंड पैडी में, पैडी के फील्ड में, लो लैंड पैडी के फील्ड में, ध्यान देना। और पूछता है एजोला का कौन सा स्पीसीज यूज होता है, एजोला पिन्नाटा इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, एजोला पिन्नाटा। ठीक है, और बीजीए के स्पीसीज की बात करेंगे तो क्या होगा, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा फर्न और बीजीए। और एजोला हमारा क्या होता है, एक्वेटिक फर्न होता है, और बीजीए क्या होती है, एल्गी। दोनों एक साथ रहकर सहजीवी रूप से धान के खेत में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब ये अलग अलग रहते हैं ना तो नॉन सिम्बायोटिक की तरह कार्य करते हैं, ध्यान देना, हमेशा असहजीवी के रूप में कार्य करेंगे ना। अगला और 12वें नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, द कोर मेटल इन क्लोरोफिल, मतलब जो हमारा क्लोरोफिल होता है मुख्य धातु, उसका क्या होता है। ऑप्शन क्या दिया, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। तो इसमें पहला क्या, क्लोरोफिल में आयरन उसका कोर मेटल होता है, क्या मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीज दिया, चौथा ऑप्शन जिंक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम जो होता है कोर मेटल जो होता है हमारा, होता है कहाँ, क्लोरोफिल में। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अभी क्लोरोफिल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं बता देते हैं। देखो हम शॉर्ट में से लिख देते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, एक होता है क्लोरोफिल सी। इसमें तत्व कौन कौन से पाते हैं, सी एच ओ एन एम जी, सब में से पाया जाएगा। अभी बता दे रहे हैं फार्मूला क्या होता है, सी एच ओ एन एम जी, सी एच ओ एन एम जी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, 55 72 5 4, यहाँ क्या होता है 55 70 6 4, यहाँ क्या होता है 35 32 5 4। ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है तीनों क्लोरोफिल का ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। अब यहाँ अगर तत्व की बात करें, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं क्लोरोफिल में, देखो कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ये जो होते हैं मुख्य रूप से हमारे तत्व 5 पाए जाते हैं। लेकिन पूछेगा मुख्य जो सेंट्रल एटम जो होता है कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत पूछता है। तो सेंट्रल एटम हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और वैसे तो 5 तत्व पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैग्नीशियम जो होता है सेंट्रल में रहता है, ऐसे 4 कार्बन लगे रहते हैं, सी सी करके देखना आप लोग स्ट्रक्चर, और एक नाइट्रोजन लगा रहता है ना, ध्यान देना हमेशा। अब ये क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मदद करता है, पार्ट तो नहीं है लेकिन फॉर्मेशन में मदद करता है। तब क्या बताओगे, जो बनने में मदद करता है हमारा क्या होता है, आयरन। और ऐसे जो होते हैं 5 तत्व पाए जाते हैं इसमें, और जो मुख्य तत्व होता है सेंट्रल एटम क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन,
इसमें क्या बोल रहा है, फास्फोरस इज टेकन बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो पौधे फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं ना, ठीक है। आंसर क्या दिया है, पहला दिया फास्फोरस क्लोराइड, क्या पौधे से फास्फोरस क्लोराइड के रूप में लेते हैं, क्या फॉस्फोरिक एसिड के रूप में लेते हैं, या फास्फोरस सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, या फास्फोरस कार्बोनेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड के रूप में भी पौधे जो होते हैं फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैसे मुख्य फॉर्म जो होते हैं 3 होते हैं, जो फास्फोरस का मेन फॉर्म होते हैं कितने होते हैं, 3 जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी आर्थोफॉस्फोर, पहले क्या होता है प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट, इसे बोलते हैं S2PO4 पर सिंगल माइनस। दूसरा होता है सेकेंडरी आर्थोफॉस्फेट, इसे बोलते हैं SPO4, ठीक है। और तीसरा होता है फॉस्फेट आयन PO4 पे ट्रिपल माइनस, ठीक है। ये पूछता है ये जो फॉर्म होता है H2PO4 का, इस किस कंडीशन में होता है, एसिडिक कंडीशन में अवेलेबल होता है। कौन से कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। और HPO वाला फ्यूर वाला कहाँ होता है, न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल या उदासीन कंडीशन में, उदासीन भूमि में, ये अम्लीय भूमि में। अरे हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं, बच्चे कहते हैं हम हिंदी नहीं लिखते हैं। अम्लीय भूमि, उदासीन भूमि, मृदा। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है एल्कली, एल्कलाइन सॉइल, यानी कि क्षारीय भूमि में। कहाँ, क्षारीय भूमि किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, फॉस्फेट आयन के रूप में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये जो होते हैं फास्फोरस के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, और सभी न्यूट्रिएंट के बता दें क्या, लिख ही लो आप लोग। जैसे अगर नाइट्रोजन को पूछेगा, नाइट्रोजन को पौधे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में मोस्टली। और कुछ पौधे जो होते हैं अमोनिकल के भी फॉर्म में लेते हैं। जैसे कौन सा होता है हमारा, जैसे हमारा होगा मुख्य रूप से क्या होता है, पैडी और शुगर केन, पोटैटो, ये जो होते हैं नाइट्रोजन का अमोनिकल फॉर्म है, बाकी सब पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। फास्फोरस को हम बता ही दिए 3 फॉर्म होता है, H2PO4, HPO4, PO4, ठीक है। के की बात करें, के को पौधे K+ के रूप में लेते हैं, कैल्शियम को कैल्शियम के रूप में लेते हैं, आयन के रूप में, ठीक है। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन के रूप में लेते हैं, सल्फर को जो लेते हैं सल्फेट आयन के रूप में लेते हैं, ठीक है। सल्फर को सल्फेट आयन हो गया। आयरन, ठीक है, आयरन को मुख्य रूप से फेरस, ये भी पूछता है, मुख्य रूप से फेरस के रूप में लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस नहीं है। मैग्नीज को Mn++ के रूप में लेते हैं, ठीक है। यहाँ और लिख लेते हैं बोरोन, बोरोन को पौधे H2BO3 के रूप में लेते हैं, ठीक है। मोलिब्डेनम को पौधे मोलिबिडेट MOO4 के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे मुख्य जो है हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पौधे एब्जॉर्ब वाला फॉर्म होता है, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लिया कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो केटायन और एनायन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पौधे लेते हैं, तब क्या बताओगे, नाइट्रोजन, ठीक है, ध्यान देना। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फास्फोरिक एसिड, ठीक। आगे बढ़ते हैं और 14वें नंबर क्वेश्चन है, और यही लास्ट भी होगा ना। 14वां क्या है, ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इज, तुम्हारा सोयाबीन होता है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है ना, उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो पहला दिया है इंडिया, ठीक है, दूसरा दिया है USA, और तीसरा दिया है जापान, और चौथा दिया है चाइना। जो हमारा सोयाबीन होता है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, हमारे चाइना से, ठीक है, ध्यान देना। सोयाबीन को और क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं येलो ज्वेलर्स, येलो ज्वेल या ज्वेलर्स, मतलब पीला सोना से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, बोनलेस मीट, बोनलेस मीट, हड्डी रहित मांस, ध्यान देना। अच्छा, अगर वेजिटेबल मीट वाला बोल दिया तो काउपी, ध्यान देना, वहाँ लोबिया हो जाता है। अगर वेजिटेबल मीट बोल दिया तो काउपी यानी कि लोबिया होता है, ठीक है। और ये जो होती है ऑयल सीड और पल्स दोनों में आती है, ऑयल सीड और पल्स दोनों में आती है, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो कैसी क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है। और यही ऑयल सीड क्रॉप है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल सीड वाली क्रॉप में ग्रो की जाती है वर्ल्ड में, ठीक है। और ध्यान देना, जो सोयाबीन है इसी का जो होता है सबसे ज्यादा जेनेटिक GM क्रॉप भी जो होता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। GM क्रॉप में पूछेगा कौन सी GM क्रॉप सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ग्रो की जाती है, सोयाबीन। कौन सी तिलहनी फसल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सोयाबीन। अगर यही इंडिया की बात करेगा, इंडिया में क्या होता है, ग्राउंडनट, और सेकंड नंबर हमारा क्या होता है, ऑयल सीड, हमारा सरसों, ठीक है। अगर इसके सीड रेट की बात करें कितना लगता है, 70 से 80 kg, 70 से 80
केजी लगता है ना, ठीक है। और अगर इसके डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करेंगे 3 से 4, मुख्य रूप से 3 सेंटीमीटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। बाकी आगे आगे क्वेश्चन बता देंगे। तो बच्चों यहीं पर अपना जो होता है सेशन होता है खत्म, ठीक है। बाकी बैच के बारे में तो बता ही दिए हैं, जिसको बैच ज्वाइन करना हो 9 से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ऑफलाइन, और ऑनलाइन की बात आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, आप लोग जुड़े रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, और जो ना आए बढ़िया नोट करते जाइए, ठीक। और जो क्वेश्चन आपको ना पता हो या जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिए करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।